गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सॉरी फॉर द डिले, दूसरा क्लास चल रहा था इस वजह से। तो आज हम अपना डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का एमसीक्यू। और बताओ सबका तैयारी कैसा चल रहा है? गुड आफ्टरनून काजल। डीडीयू अपडेट के, अगर कोई भी डीडीयू अपडेट का कोई भी बच्चा है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बच्चे चाहते हैं पीएचडी इन्फॉर्मेशन, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना, उनके लिए ये भी वीडियो क्या है, यूजफुल है। तो जितने भी हमारे कोर्सेज कराए गए हैं, जितने भी वीडियो कंप्लीट किए गए हैं, वो इन्हें करेंगे तो उनका पीएचडी का सिलेबस और हम लोग का सेम है। ठीक है। गुड आफ्टरनून शशांक, सिमरन, पूजा, हर्ष, श्रेया। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का। उसके पहले जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, क्लासेस तो ऑलरेडी पूरा हो चुकी हैं। हमें लग रहा है 28 से 30 क्लासेस हैं। तो जो भी तैयारी करना चाहता है और बच्चे अभी भी कोर्सेज परचेज नहीं किए और चाहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, तो वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 28 लेक्चर्स या 30 लेक्चर्स है, उसे देखना होगा और रोज एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस हो रहा है उसे आपको करना होगा। तो यहाँ से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेक्शन है वो पक्का हो सकता है। ठीक है। तो वो जाके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। हमारे क्लासेस सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं वहाँ पे, और पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे है, रिसर्च डिजाइन अचीव्स विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। रिसर्च डिजाइन मीन्स जो हम कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च, हम जो भी प्लान बनाते हैं रिसर्च का, उसका क्या पर्पज हो सकता है? मिनिमाइजेशन ऑफ बायस, रिलायबिलिटी को प्रमोट करना, या टाइम सेव करता है, या ऑल ऑफ द अबव होगा? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड हर्ष, श्वेता, काजल, सिमरन, शशांक। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑल ऑफ देम होगा। अगर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी मीन्स रिसर्च डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा बायास, जो हमारे बायास होते हैं वो भी मिनिमाइजेशन हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। रिलायबिलिटी को प्रमोट करता है, टाइम भी सेव करता है, क्योंकि हमें पहले से पता रहता है कि कौन काम हमें कब करना है, कहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना है, किस मेथड को यूज करके करना है। तो ये सब सोचने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट देखो, रिसर्च इज जनरली, रिसर्च क्या है? साइक्लिकल प्रोसेस है, या फास्ट प्रोसेस है, या डायगोनल प्रोसेस है, या नन ऑफ द अबव? किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी या डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना सब लोग। वेरी गुड श्रेया, शशांक, सिमरन, काजल। तो रिसर्च हमारा क्या है? रिसर्च हमारा साइक्लिकल प्रोसेस है। क्यों साइक्लिकल प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ पे हम इंटर रिलेटेड, हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इंटर रिलेटेड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो करते हैं ताकि हम अपने रिसर्च को कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ इंटर रिलेटेड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फास्ट प्रोसेस नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हर प्रोसेस को फॉलो करना होता है। डायगोनल प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं वर्ड है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलो, 124 है, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन टू रिपोर्ट योर रिसर्च रिजल्ट इज।
क्या रीजन होता है कि आप जो अपने रिसर्च का रिपोर्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट योर रिसर्च रिजल्ट, आप अपने रिसर्च के रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं, मीन सबको बताते हैं, तो इसका क्या रीजन होना चाहिए? पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बताते हैं, या टू मेक मोर मनी, बहुत ज्यादा पैसा और अर्न करने के लिए बताते हैं, या गेट अ प्रेस टू गेट प्रेस, या बहुत ज्यादा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, या द रिसर्च इज पब्लिक सो इट कैन बी यूज बाय अदर। वेरी गुड काजल, फराज, सिमरन, शशांक, श्वेता। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये पॉपुलर गेन करने के लिए सिर्फ ये नहीं होता कि हम पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं इसलिए अपने रिसर्च के रिजल्ट को हम रिपोर्ट करें, ऐसा कोई रीजन नहीं होता है। मनी मनी बहुत ज्यादा पैसा कमाना भी नहीं होता है। और मिस सबसे इसमें करेक्ट आंसर हमारा होगा, हम रिसर्च को पब्लिक इसलिए करते हैं ताकि ये दूसरे द्वारा यूज किया जा सके। जैसे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये रिपोर्ट हम पब्लिकली देख रहे हैं, तभी तो हम लिटरेचर रिव्यू कर पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो 125 का, दीज आर द कॉमन मिस्टेक इन चूजिंग अ रिसर्च टॉपिक एक्सेप्ट। अगर हम रिसर्च टॉपिक को चूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉमन मिस्टेक होता है जो हम कर देते हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा चीज है जो मिस्टेक नहीं है। तो इसमें से क्या है? देखो, अ टॉपिक इज टू डिफिकल्ट, हम टॉपिक कठिन होना, टॉपिक का कठिन होना एक प्रॉब्लम है, या टॉपिक इज टू बोर्ड, या कीप एन ओपन माइंड, या नन ऑफ द अबव। इसमें से हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड श्वेता, 125 का बी, बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, क्या होना चाहिए अगर हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं? तो प्रॉब्लम को सिलेक्शन के टाइम, जो प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट करते हैं उसके टाइम पे हम अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए। हमें और कोई चीजें माइंड में ना चले, हमें सिर्फ वो चले कि हमें क्या टॉपिक सेलेक्ट करना, हमारा एरिया क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ इससे रिलेटेड, देन ओनली वी कैन चूज द बेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा कि हमें अपने माइंड को ओपन रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द मेन बेनिफिट ऑफ सैम्पलिंग आर, हम सैम्पलिंग करते हैं उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रिसर्च, ये सैम्पलिंग हमें क्या करता है? रिड्यूस करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द रिसर्च जो होता है हमको उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव, इसमें से क्या हो सकता है? वेरी गुड श्रेया, तनु, जिसने भी बी आंसर दिया उसका गलत है, बट जिसने भी सी आंसर दिया उसका सही है। वेरी गुड सी वालों। तो यहाँ पे क्या है? बोथ ए एंड बी होगा। अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? हम पूरे पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, देन उसमें हम सैंपल क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। अब पूरे पार्ट को अगर हम करने जाएं, पूरे पॉपुलेशन जो है अगर हम उनसे डेटा कलेक्ट करने जाएं तो ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो देखो, सैम्पलिंग यहाँ अगर हम करते हैं, सैम्पलिंग से डेटा कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये हमारा सही है। दूसरा, रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रिसर्च। अब अगर हम पूरे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, हर एक पर्सन के पास जाना होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके लिए हमारा रहने का खर्चा, उसके लिए क्वेश्चन जितने भी होंगे लाजमत, उसका सारा खर्चा कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर हम कुछ सैंपल फिर डेटा कलेक्ट करें तो वहाँ पे कॉस्ट कम हो जाता है। तो हमारा बोथ आंसर होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी, कोई बात नहीं तनु। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो 127 का, यहाँ पे डैश दिया है, इज अ रिसर्च डॉक्यूमेंट यूजुअली हैविंग अ 2-7 पेजेस इन दैट इन्फॉर्म अदर ऑफ अ प्रपोज पीस ऑफ रिसर्च। एक ऐसा मिस डॉक्यूमेंट होता है जो कि 2 से लेके 7 पेज तक होता है, जो कि इन्फॉर्म करता है दूसरे को कि हमारा प्रपोज रिसर्च क्या है, किससे बारे में। तो ये हमारा क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल, या इसे होता है, या रिसर्च आर्टिकल। वेरी गुड एवरीवन। हाँ, वेरी गुड। ये हमारा जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो कितने पेज का होता है? मैक्सिमम हमारा 8 से 10 पेज का। ठीक है,
8 से लेके 10 पेज तक होता है हमारा रिसर्च प्रपोजल, जिसमें कि हम अपने पूरे प्रपोजल के बारे में लिखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या, हम क्या क्या करेंगे, मीन्स प्रपोज हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सिटी के सामने कि हाँ हम इस टॉपिक पे, अगर हम आपने हमें अपने अंडर में ले लिया तो हम इस टॉपिक पे फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं, इसके लिए हम ये रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करना चाहते हैं, या हम डेटा एनालिसिस टूल्स, मीन्स हम प्रपोज करके सारे जो भी हम करेंगे फ्यूचर में वो सारी चीजें हम रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द मेन एलिमेंट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल, इसमें से कौन से मेन एलिमेंट होते हैं रिसर्च प्रपोजल के। सबसे पहले ए है नीड ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, या बेनिफिट एंड बेनिफिशियरी होते हैं, या टाइप्स ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन से एलिमेंट होते हैं रिसर्च प्रपोजल के। वेरी गुड सिमरन, आपका सही है, जो भी डी दे रहे हैं आंसर वो सही है। देखो रिसर्च प्रपोजल में हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहले स्पेसिफिक रिसर्च, नीड ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर हम कोई भी टॉपिक, सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल में अगर हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले बोला नीड फॉर स्टडी, तो अगर हम नीड फॉर स्टडी, अगर हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल में हमें ये भी मेंशन करना होता है कि अगर हम टॉपिक ये सेलेक्ट किए तो इसका नीड क्या है, क्यों ये टॉपिक स्टडी होने चाहिए, इसका सोसाइटी में नीड क्या है, इसके क्या क्या हम मीन्स हम कह सकते हैं कि जरूरत क्यों है ये। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन नीड के बारे में ही बात कर रहा था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, नीड ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर हम रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च हम प्रपोजल बना रहे हैं किसी भी टॉपिक में, तो उसका क्या नीड है। दूसरा बोला कि बेनिफिट, बेनिफिट एंड बेनिफिशियरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेनिफिट बोला, बेनिफिट ऑफ स्टडी, अगर हम पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका किस सोसाइटी को, किस पोर्शन, किस पार्ट को बेनिफिशियल होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम मेरा रिसर्च प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक लोगों पे होता है, सारे प्रॉब्लम पे तो होता है नहीं, तो वो जनरलाइजेशन सारे पे नहीं होगा, हम सिर्फ उसी पे जनरलाइज कर सकते हैं जिससे रिलेटेड हमारा रिसर्च है। तो किसको बेनिफिट करेगा, किस पार्ट ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, तो बेनिफिट किसको होगा स्टडी का, इसको भी हम दिखाते हैं रिसर्च प्रपोजल में। फिर यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड, हमें अपने रिसर्च टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, या हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए, या हम जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को, रिजल्ट को कंक्लूड करने के लिए हमें किस टाइप्स ऑफ डेटा को कलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं रिसर्च प्रपोजल में, करेक्ट आंसर डी होगा। वाह, कुछ लोग 129 का देने लगे आंसर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। When conducting a review of literature on a particular subject, the researcher should, अगर हम कंडक्ट कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो रिसर्चर को क्या करना चाहिए, रीड ऑल द अवेलेबल मटेरियल ऑन द सब्जेक्ट, उसको सारे अवेलेबल मटेरियल रीड करना चाहिए रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या क्रिटिकली उसको रीड करना चाहिए, या रीड फुल्ली ओनली दोज टेक्स्ट दैट अपीयर टू एग्री विथ हिज और पॉइंट ऑफ व्यू, केवल उन लेखों को पूरी तरीके से पढ़ना जो उसके विचार से सहमत हो, या नन ऑफ द अबव। अगर हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो उसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। जो भी रिसर्च प्रपोजल पढ़ा, मिस लिटरेचर रिव्यू अगर किया जाता है, क्रिटिकली उसे रिसर्च करना चाहिए, अपने माइंड को यूज करके, अपना माइंड एक तरफ करके उसको उसी पे उस सारे लिटरेचर रिव्यू को पढ़ना चाहिए। रीड ऑल द अवेलेबल मटेरियल ऑन द सब्जेक्ट, ये सिर्फ नहीं हो सकता, अपने सब्जेक्ट में सारे अवेलेबल मटेरियल हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें सिर्फ वो पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो सारे, बट क्रिटिकली एग्जामाइन माइंड में उसे रखना है जो हमारे टॉपिक के लिए बेनिफिशियल हो सकेगा, जहां पे हम उसके कुछ टर्म्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा कि हमें रिसर्च प्रपोजल या लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो हमें क्रिटिकली करना चाहिए, अपने माइंड को वहां पे यूज करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सारा पढ़ लिया और मिला हमें कुछ नहीं। अगर हम अपने माइंड को क्रिटिकली यूज करके हम रिसर्च प्रपोजल या लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, देन हम उसमें से कुछ यूजफुल पा सकते हैं।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वी रिव्यू रेलिवेंट लिटरेचर टू नो। हम क्या लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, जो भी रिसर्चर है लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, ताकि व्हाट इज ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, वो जान सके कि वो ऑलरेडी क्या जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, जिनको जिस टॉपिक को उन्होंने सेलेक्ट किया है फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। दूसरा, व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी हैव बीन अप्लाइड टू अ टॉपिक, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है या थ्योरी हो सकता है जो उस टॉपिक पे अप्लाइड किया जा सकता है। तो इसमें से क्या रीजन है लिटरेचर रिव्यू करने का, क्या मोटिव होता है। 130 का बी, 130 का बी, जिसने भी बी दिया वो गलत है। करेक्ट आंसर होगा सी। अब सी कैसे होगा, देखो हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, ताकि हम जान सके कि व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक। अब जैसे टॉपिक तुम कोई सेलेक्ट किए, ठीक है, तुम टॉपिक सेलेक्ट किए, लेकिन जो उसका टॉपिक तुम सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हम उसका जो रिसर्च हमें जो करना रहता है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक आप कैसे पता करोगे, कि हम तभी यूनिक जान पाएंगे जब हमें पता चल जाएगा कि हमने अगर कोई भी टॉपिक, मान लो सोशल मीडिया उठाया, सोशल मीडिया हमने टॉपिक उठा लिया, तो इस पे हम यूनिक कैसे निकाल पाएंगे, जब हम जान लेंगे कि क्या ऑलरेडी हो चुका है इस पे। ठीक है, व्हाट ऑलरेडी, क्या ऑलरेडी हो चुका है इस पे, क्या ऑलरेडी क्या क्या चीजें इस पे हो चुकी हैं और क्या नहीं हो चुकी हैं। ठीक है, व्हाट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी हैव बीन अप्लाइड टू अ टॉपिक, और क्या क्या थ्योरी और कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है इस टॉपिक में, क्या हो चुका है और क्या नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है वही हमारा रिसर्च गैप हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों हमारा होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन अ रिसर्च देयर इज अ नीड फॉर, देखो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इन रिसर्च, यहाँ पे बहुत सारे चीज है जो गलत हो सकते हैं रिसर्च में। तो यहाँ पे किसका नीड होना चाहिए इस तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिजर्वेंस का, हैव अदर जॉब्स, दूसरा जॉब्स होना चाहिए, या इमरजेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, नन ऑफ द अबव होना चाहिए। वेरी गुड, काजल, तनु, श्रेया, श्वेता, सिमरन, पूजा, वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगर हमारा ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि रिसर्च हमारा गलत तरीके से जा सकता है, तो यहाँ पे अगर हमारे रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी होगा, ठीक है, तो हम अपने रिसर्च को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए होगा कि अगर हमारा रिसर्च फ्लेक्सिबल है, कि गलत चीजें सामने आने पर हम उसको तुरंत मॉडिफाई कर दें, ठीक है, सिचुएशन को संभाल ले, देन ये सब चीजों को हटाया जा सकता है, हमारा रिसर्च को रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से रोका जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अ रिसर्चर प्रेजेंट हिज रिसर्च फाइंडिंग थ्रू, जो रिसर्चर है वो अपने रिसर्च फाइंडिंग को कैसे कैसे किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन के थ्रू, जर्नल मैगजीन के थ्रू, रिसर्च आर्टिकल के थ्रू, या ऑल ऑफ द। वेरी गुड एवरीवन, यहाँ पे डी, डी करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी अपने रिसर्च को जब प्रेजेंट करना होता है तो वो कर देते हैं रिसर्चर, जर्नल में भी वो छपवा सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल भी लिख सकते हैं, तो सारे ही मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश, अ डैश इज a method of collecting data in which group of people ask about their opinion and perception। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम ग्रुप ऑफ पीपल को लाते हैं और उनका ओपिनियन पूछते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसे हम क्या कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। फोकस ग्रुप, वेरी गुड। फोकस ग्रुप क्या होता है, देखो फोकस ग्रुप के बारे में कुछ चीजें बता दे रहे हैं क्योंकि न्यू टर्म है। फोकस ग्रुप क्या होता है,
एक मेथड होता है डेटा कलेक्शन का, ठीक है। इट इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन in which data get collected from a group of the person, group of the person on specific टॉपिक। हम स्पेसिफिक टॉपिक पे ग्रुप ऑफ पर्सन जो होते हैं हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। अभी ग्रुप ऑफ पर्सन कितने होते हैं? 6 to 10। फोकस ग्रुप कितने? फोकस ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ 6 to 10 पीपल। तो 6 to 10 पीपल होते हैं जिनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोकस ग्रुप। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है फोकस ग्रुप के बारे में, इतना आपको पता करना है। ये डेटा कलेक्शन का एक मेथड होता है। नेक्स्ट चलते हैं। Dash is a types of data collected by researcher directly from a main source such as survey and observation, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड होता है डेटा कलेक्शन का? जहां से जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करता है सर्वे के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उसे हम किस टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं? वेरी गुड एवरीवन। 134 का ए, जब भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे थ्रू सर्वे एंड या हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो हमारा क्या होता है? प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी के बारे में यहाँ से आपको पता चल जाएगा। केस स्टडी के बारे में आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। केस स्टडी एक मेथड होता है रिसर्च का जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि हम इसमें क्या करते हैं केस स्टडी में। इट इज एन इन डेप्थ स्टडी होता है, या the gathered data is generally qualitative होता है। the number of unit is to be studied is small, या all of the above। वेरी गुड। 135 का हो जाएगा यहाँ पे डी। वेरी गुड एवरीवन। तो केस स्टडी एक होता है मेथड जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि केस स्टडी में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम इन डेप्थ, बस 10-15 मिनट, इसमें क्या होता है हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में इन डेप्थ स्टडी करते हैं। और ये जब भी केस स्टडी होता है तो ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं होता, ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। और ये जो भी डेटा ये गैदर करता है केस स्टडी के थ्रू, जो भी डेटा गैदर होता है वो क्वालिटेटिव नेचर होता है। और जो नंबर ऑफ यूनिट स्टडी होता है केस स्टडी द्वारा वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ए नहीं होगा पूजा, ए नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे केस स्टडी के। नेक्स्ट चलो, क्लोज इंडेड सर्वे इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हमारे क्लोज इंडेड सर्वे हैं ये किसके एग्जांपल है? क्वालिटेटिव मेथड के, क्वांटिटेटिव मेथड के, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। केस स्टडी मेथड सॉरी क्लोज इंडेड मेथड जो हम अपनाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? वेरी गुड हर्ष, फरा, वेरी गुड। ये हमारा क्वांटिटेटिव मेथड के लिए यूज होता है, ना कि क्वालिटेटिव के लिए। क्वालिटेटिव के लिए ओपन एंडेड यूज होता है। जो भी आगे लोग क्वालिटेटिव दे रहे हैं ना वो गलत है। क्लोज एंडेड हमेशा
क्वांटिटेटिव के लिए यूज होता है। क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, उस ऑप्शन से हमें टिक करना होता है, तो ये हमारा क्लोज एंडेड होता है। पर्सनली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपने से मॉडिफाई करके क्वेश्चन नहीं बोल सकते, ओपन एंडेड नहीं होता है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, इन विच मेथड रिसर्चर वांट टू स्टडी अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है या सर्वे, केस स्टडी मेथड, किस मेथड के थ्रू रिसर्चर क्या करना चाहता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप जानना चाहता है। वेरी गुड काजल, शशांक। सना आजकल नहीं आ रही है। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट चलो, लिटरेचर रिव्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। लिटरेचर रिव्यू जो हमारा होता है वो किसका एग्जांपल है, प्राइमरी डेटा का या सेकेंडरी डेटा का या पर्सनल डेटा का। लिटरेचर रिव्यू जो हम करते हैं वो किसका एग्जांपल है, अच्छा ए वाले, ए नहीं होता है भैया, लिटरेचर रिव्यू जो हम करते हैं वो सेकेंडरी डेटा होता है, ऑलरेडी वो किसी द्वारा काम किए हुए को हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। जो भी, अगर मान लो हम रिसर्चर हैं, हमने अपना कोई भी टॉपिक क्या किया, उसका कंक्लूजन हम क्या किया, हमने जनरलाइज कर दिया, ठीक है, हमने पब्लिश कर दिया, आर्टिकल जनरेट कर दिया। अब उस आर्टिकल को कोई और पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो वो सेकेंडरी हुआ या प्राइमरी हुआ, हमारे द्वारा बनाया गया काम कोई और पढ़ रहा है तो वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। लिटरेचर रिव्यू जितना भी होता है वो प्रीवियस पेपर होता है, हमने बताया कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। जो भी ऑलरेडी वर्क हो चुका होता है पर्टिकुलर टॉपिक पे, हम उसे क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उस चीज को लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी नहीं होता, वो सेकेंडरी होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ आया सबको? हाँ वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलो, 139, डैश इज अ रिसर्च टेक्निक्स वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट इन देयर नेचुरल सेटिंग। ऐसा कौन सा टेक्निक्स होता है जहां पे रिसर्चर ऑब्जर्व करता है पार्टिसिपेंट को नेचुरल सेटिंग में, ऑब्जर्वेशन में, इंटरव्यू में या क्वेश्चनर में। वेरी गुड फरा, हर्ष, श्रेया, काजल। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एक मेथड होता है। जैसे मान लो हम रिसर्चर हैं, हमें डेटा कलेक्ट करना है और हमने चूज किया ऑब्जर्वेशन मेथड, देन हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम आए आपके सोसाइटी में, हमें डेटा कलेक्ट करना, हमें ऑब्जर्व करना है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी कैसा रिएक्ट करता है। हम बस सिंपली जाएंगे, हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, तब हम बताएंगे कि जो वेरियस पर्सन है, अगर ये सिचुएशन इनके सामने आता है तो इस सिचुएशन में ये पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं। अब नेचुरल सेटिंग यहाँ पे क्यों कहा गया है, नेचुरल सेटिंग में इसलिए क्योंकि उन्हें पहले से इन्फॉर्म नहीं किया जाता, नेचुरली वो कैसे बिहेव करते हैं हमें ये देखना है। अब बात ये है कि अगर आपने उन्हें इन्फॉर्म कर लिया तो अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करके दिखाते हैं आपको। अगर सोचो आप दिन भर घर में झगड़ा लड़ाई कर रहे हो, बट अगर आपसे बोल दिया जाए कि आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले, तो उस दिन आप अच्छा बिहेव करते हो, ठीक है। तो सेम ऐसे ही होता है कि नेचुरल सेटिंग में वो जाके ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो आप अपने बिहेवियर को वैसा नहीं प्रेजेंट करोगे जैसा आप नेचुरली में हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन में इतना बात याद रखना। नेक्स्ट चलो, derived data uses existing data point, creates new data या gets data from a different sources या all of the above। आंसर दो फिर बता रहे derived data क्या होता है। वेरी गुड सिमरन, श्रेया, पूजा, काजल। सी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। देखो डेराइव डेटा क्या होता है,
जो हमारा डेराइव डेटा होता है वो क्या होता है, एग्जिस्टिंग डेटा को हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा से हम न्यू डेटा बनाते हैं। जितने भी हमने एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्ट किया उससे उसको मिला के अगर हम न्यू डेटा बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डेराइव डेटा। जो डेटा एग्जिस्टिंग डेटा से हम डेराइव कर रहे हैं। अब जो हमारे, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोला कि हमारे डेराइव डेटा क्या यूज करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट को, ये बात भी सही है। क्रिएट न्यू डेटा, अब एग्जिस्टिंग डेटा से ये क्या करते हैं, न्यू डेटा क्रिएट करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेराइव डेटा। एंड यहाँ पे है गेट डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्सेस। अब एग्जिस्टिंग डेटा कहाँ से हो सकता है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो 141, डैश इज अ रिसर्चर टेक्निक दैट यूजेज अ कंप्यूटर मॉडल इन विच एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमुलेशन, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन या डेराइव। वेरी गुड हर्ष, शशांक, श्रेया, सिमरन। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। साइमुलेशन मतलब क्या होता है, साइमुलेशन मतलब होता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जब हम क्रिएट करते हैं, अब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देखो ये कहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे मान लो कि जो पायलट हैं, जो पायलट बनते हैं वो ऐसे थोड़ी ना डायरेक्टली वो जहाज लगते उड़ाने, उनको सिखाया जाता है। उनको कैसे सिखाया जाता है, आर्टिफिशियल साइमुलेशन मींस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। पहले वो उस आर्टिफिशियल एरोप्लेन या जो भी होगा उससे वो चलाना सीख लेंगे, देन उनको रियल में दिया जाता है एरोप्लेन। ठीक है, तो वो क्या होता है, बस एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जो लगता है कि एकदम रियल सा है। ठीक है, रियल सा लगेगा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इसे हम बोलते हैं साइमुलेशन। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा रिसर्च टेक्निक्स है जो यूज करता है कंप्यूटर मॉडल इन विच एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड, तो होता है साइमुलेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इसमें से कौन सा मेथड है डेटा कलेक्शन का, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इंटरव्यू या ऑल ऑफ देम। ये तो बहुत ईजी है। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्शन और एक्सपेक्टेशन, सॉरी, डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन दैट विल टेस्टेड बाय रिसर्च। ये क्या होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, रिसर्च प्रपोजल होता है या रिसर्च क्वेश्चन होता है। अपेक्षा या पूर्वानुमान का एक कथन है जिसे शोध द्वारा परखा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस हो जाएगा। जहां पे प्रिडिक्शन आया, ठीक है, प्रिडिक्शन टर्म आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गया, तो प्रिडिक्शन, एक्सपेक्टेशन और टेंटेटिव सॉल्यूशन हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं। ये टर्म को याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस, इसको पढ़ो सारे को, बताओ कि इसमें से हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है। इफ आई एडेड फर्टिलाइजर टू माई गार्डन देन माई प्लांट विल ग्रो, अगर हम अपने गार्डन में फर्टिलाइजर हम क्या करें, ऐड कर दें तो हमारा प्लांट ग्रो हो जाएगा, ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है। या इफ आई ब्रश माई टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटी, अगर यदि मैं हर दिन अपने दांत साफ करूं तो मुझे कैविटी नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, इफ आई टेक माई विटामिन एवरी डे देन आई विल नॉट फील टायर्ड, यदि मैं हर दिन विटामिन लूं तो मैं थकान महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो थकान महसूस नहीं होगी, या ऑल ऑफ द अबव, इसमें से क्या हाइपोथेसिस हो सकता है, एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस। वेरी गुड एवरीवन, हाँ, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
इफ लिखा है, यहाँ पे इफ लिखा है, अब इफ लिखा है तो हमें इसको एक्चुअली करके देखना पड़ेगा, देन हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ ये है या नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ मेन कॉन्सेप्ट इन विच टाइप्स ऑफ रिसर्च। हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो भी कॉन्सेप्ट होता है हम किस टाइप्स ऑफ रिसर्च में यूज करते हैं जनरली, एक्सपेरिमेंटल में, हिस्टोरिकल में, सर्वे में, या नन ऑफ द अबव। वेरी गुड हर्ष, श्रेया, तनु, सिमरन, पूजा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट देखो, अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, थ्योरी होता है, प्रिंसिपल होता है, या टेंटेटिव प्रिपोजिशन होता है, या ऑल ऑफ द अबव। अभी मैं कुछ देर पहले बताई थी इसका आंसर। टेंटेटिव प्रिपोजिशन होता है हमारा क्या, हाइपोथेसिस, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड हाइपोथेसिस का, टेस्टेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। ये भी इजी है। वेरी गुड तनु, फरा, श्रेया। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो वो गुड हाइपोथेसिस नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ हाइपोथेसिस इज अ सर्टेन एंड एस्टैब्लिश्ड फाइंडिंग होता है, या पार्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन होता है, अ स्ट्रेटजी ऑफ इवैल्यूएशन डेटा होता है, या टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन। क्या होता है हमारा हाइपोथेसिस, ये भी इजी है। परिकल्पना क्या होती है, अनिश्चित और स्थापित निष्कर्ष, या शोध प्रश्न का एक भाग, या डेटा का मूल्यांकन करने की रणनीति, या व्याख्या प्रदान करने वाला एक अस्थायी कथन। वेरी गुड एवरीवन। करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, सेकेंड। यार ये क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। इसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपोथेसिस का, बट पूछा है इसमें से कौन सा नहीं है। इट इज अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन, द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी जनरलाइजेबल। इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो भी डी डी दे रहे हैं ये गलत है। यहाँ पे देखो, एक टेंटेटिव प्रोपोजिशन होता है, ये तो हमारा सही है, ठीक है, बट हमसे यहाँ पूछा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन। अब हम जानते हैं कि जो भी हम हाइपोथेसिस सेट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हम तो वो बाद में टेस्ट करेंगे ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, ना कि तुम लोग डी डी दे रहे हो पता नहीं क्या। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, परिकल्पना की वैधता पहले से ही पता होती है। क्या जब हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं तभी हम उसका पता होता है कि हाँ ये रियल लाइफ में है या नहीं है? उसी के लिए तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी के लिए तो हम डेटा कलेक्ट करके उसको प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ ये बात सही है या नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 150, a hypothesis is not always necessary in experimental research, correlational research, historical research, या none of the above। इसमें से किस में
इसमें से किस टाइप्स ऑफ रिसर्च में हाइपोथेसिस जरूरी नहीं होता है? करेक्ट आंसर हो जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि ये इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें पास्ट की स्टडी करते हैं, तो इसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी हम हाइपोथेसिस नहीं सेट करते हैं, तो यहाँ पे नो हाइपोथेसिस। ठीक है, कोई भी हाइपोथेसिस सेट नहीं किया जाता है। ये था हमारा आज का एमसीक्यू। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी में ही होगा। ठीक है एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे भी अभी सर वेट कर रहे हैं, सर का क्लास है। कोई भी कंफ्यूजन होगा कल पूछ लेना। थैंक यू एवरीवन। यूट्यूब का यही वाला क्लास तो यूट्यूब पे जाते हैं। टेस्ट भी मिल रहा है पूजा, आपका एमसीक्यू से प्रैक्टिस नहीं हो रहा है? ठीक है, अब कल कोई भी डाउट होगा तो कल पूछ लेना। सॉरी, आज सर वेट कर रहे हैं बाहर।